Dear students, in last class we have discussed about the displacement current। ये क्या है कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगातार चेंज होती है तो भी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताने के लिए जो हमारे पास एम्पेयर सर्किट लॉ है दैट वाज नॉट कैपेबल टू टेल अबाउट दिस टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके बाद मैक्सवेल ने इस एम्पेयर सर्किट लॉ में एक इम्प्रूवमेंट की और फिर वो लॉ बन गया एम्पेयर मैक्सवेल लॉ। फिर उसमें उसने क्या बताया कि इफ़ देयर इज सम वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एनीवेयर then there will induce a magnetic field, and this magnetic field will be induced due to variation of electric field, and this variation of electric field come from the displacement current। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया हमें वहाँ से मिला। उसके बाद फिर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ये जो मैक्सवेल है इसने चार इक्वेशन जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं अलग अलग जगह पे अभी तक के सिलेबस में, उन्होंने उसको कलेक्ट करके चार अलग दोबारा से इक्वेशन बना दी। वो हमने स्टडी किया और वहाँ से हमने वन बाय वन सबका फिजिकल सिग्निफिकेंस सीखा और लास्ट में एक लॉरेंज फोर्स के बारे में सीखा। वहाँ से सबसे कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो दैट विल जनरेट और इंड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। और दूसरा कंक्लूजन क्या निकला कि इफ इन एनी लोकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल देन इट विल इंड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है। तो ये एक दूसरे को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब अगर इन दोनों में से कोई एक हमारे पास इनिशियली अवेलेबल हो जाए, एक बार हम एक को बना लें, उसके बाद तो एक फील्ड दूसरे को बनाएगा, दूसरा फिर अगेन फर्स्ट वाले को बनाएगा और ये बनता चला जाएगा। इसी आइडिया से डेवलप हुआ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हिस्ट्री क्या है कि हम एक बार एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर लेंगे, उसकी हेल्प से नेक्स्ट अपने आप मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा इन दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर उसकी वजह से अगेन एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से अगेन एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो इस तरीके से एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से दूसरा मैग्नेटिक फील्ड बनता जाएगा, उससे फिर फर्स्ट वाला, उससे फिर सेकंड वाला बनता जाएगा और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनेंगे और इनकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ई एंड बी। तो दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोडक्शन कैसे होती है? ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम एक एक्सीलरेटिंग चार्ज की हेल्प से, एस्किलेटिंग या ऑस्किलेटिंग चार्ज होना चाहिए, उसकी हेल्प से एक बार एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे। मान लिया दिस इज रिप्रेजेंटिंग वाई डायरेक्शन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन का मतलब है नॉर्मल टू दिस प्लेन एंड आउटवर्ड, और दिस इज रिप्रेजेंटिंग दी एक्स डायरेक्शन। अब मान लिया किसी ऑस्किलेटिंग या एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल की हेल्प से हमने एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया इन दी डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो लेट्स अज्यूम दिस इज वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये अपनी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये जेड एक्सिस है, नॉर्मल टू दिस प्लेन एंड आउटवर्ड, जो मैंने ऐसे इंक्लाइंड करके दिखाया है। तो ये कैसे बनाएगा? दिस विल प्रोड्यूस ए वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। इसका वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड जो है लगातार चेंज हो रहा है, साइनोसॉइडल वेव बनती है ये। अब इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो देखो इसका अपोज करने के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड बना था, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दैट विल आल्सो इन अपोजिट डायरेक्शन टू दी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो एक इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जो वो वाई डायरेक्शन में नेगेटिव एक्सिस की अलोंग बनेगा। तो ये क्या बन गया, वाई डायरेक्शन में ही बना लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में।
तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनेगा तो जेड डायरेक्शन में ही। तो जब ये पॉजिटिव था तो ये भी पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो जेड एक्सिस के अलोंग भी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दैट विल बी अलोंग जेड एक्सिस बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये क्या बन जाएगा, अंदर की तरफ, नॉर्मल टू दिस प्लेन एंड इनवर्ड। ये कुछ ज़्यादा बड़ा बन गया। दिस इज अगेन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड बना है ये अगेन फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव बना है तो इस पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव ही बनेगा, तो अगेन एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा दैट विल बी अलोंग एक्स एक्सिस। एक दूसरे को काटते हुए नहीं दिखाई देंगे। ये जेड एक्सिस के अलोंग है मैग्नेटिक फील्ड तो, और ये वाई एक्सिस के अलोंग है, लेकिन 2 डायमेंशन पे दिखाना पड़ता है तो इसलिए ये हमें ऐसा लगता है कि एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे से अलग अलग प्लेन में होंगे। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन। और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो सेम ऐसा बनेगा जो फर्स्ट साइकिल में बना था। तो दिस इज ए वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से एक बार एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो, उससे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अपने आप बनेगा, उससे फिर अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक दूसरे को बनाते चले जाते हैं इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू ईच अदर। एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ EM वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अलोंग एक्स एक्सिस जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है जनरेट होती हैं। तो अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आप एक किसी वेरिएबल या ऐसा बोलो एक एक्सिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल की हेल्प से हम बना सकते हैं। एक्सिलरेटिंग का मतलब क्या है कि उसकी एनर्जी लेवल लगातार चेंज होता है। तो वी कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद द हेल्प ऑफ एक्सिलरेटिंग और ऑस्किलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स। अब यहाँ पे एक बात याद रखना कि जो एक एटम होता है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं चार्ज पार्टिकल्स, और घूमने की वजह से वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल एक्सिलरेशन जनरेट होता है। बट उस सेंट्रीफ्यूगल एक्सिलरेशन की वजह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जो है इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिवॉल्विंग इन द सेम ऑर्बिट एंड देयर एनर्जी लेवल रिमेन्स सेम। एनर्जी लेवल शुड चेंज फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हम उसकी वहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सिलरेशन है उसकी वजह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट नहीं कर सकते। एक्सिलरेशन का मतलब है कि चार्ज पार्टिकल्स का एनर्जी लेवल चेंज होना चाहिए। तो अगर एक तेज गति से चलता हुआ मान लिया इलेक्ट्रॉन है एंड इफ वी स्टॉप दैट इलेक्ट्रॉन ऑन ए मेटल पार्टिकल्स देन दैट कैन जनरेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्यों? पहले वो एक तेज स्पीड से था, हाई एनर्जी में था, जैसे ही टकराएगा स्ट्राइक करेगा तो उसका एनर्जी लेवल ट्रांसफर हो जाएगा, तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हो सकती हैं। दूसरा जो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है दैट इज साइनोसॉइडल इन नेचर, जो ये साइन वेव्स की तरह बनता है। तीसरा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ये हमेशा सेम फेज में होते हैं। E and B are always
इन सेम फेज। इस बात का क्या मतलब है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है उसी टाइम इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी मैक्सिमम होती है। जिस टाइम इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिनिमम होती है उसी टाइम इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी मिनिमम होती है। तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमेशा सेम इंस्टेंट पे होंगी। तो हम क्या कह सकते हैं, दे आर इन दी सेम फेज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम E क्रॉस B बनाएं, दो वेक्टर्स हैं, अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। तो E के भी और B के भी दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होती है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या बन गई, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज E क्रॉस B। E क्रॉस B का मतलब क्या है, एक ऐसा वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी होती है दैट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ओनली। तो जो इसकी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो ये सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है। इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है। तो μ0 क्या रिप्रेजेंट करता है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, एंड एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। μ0 और एप्सिलॉन नॉट इटसेल्फ क्या है, दे आर रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ द मीडियम। वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती, उसका मीडियम क्या है उसके ऊपर डिपेंड करती है C की वैल्यू। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन एनी मीडियम। नेक्स्ट क्या है इसकी प्रॉपर्टी कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब क्या होता है कि इनकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा उस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी नहीं होती बल्कि उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। तो दिस इज नोन एज ट्रांसवर्सल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट क्या है, इसकी वैल्यू C की आपको याद रखनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट ये है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो दोनों के अंदर जो एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज इक्वली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड in electromagnetic waves is equally in electrical and magnetic form। ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक एनर्जी ज़्यादा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा, दोनों सेम अमाउंट में होती हैं इसके अंदर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी सेम होगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² और मैग्नेटिक एनर्जी भी सेम होगी B²/2 μ0। ये हम सीख चुके हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² और मैग्नेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है B²/2 μ0। ये अलग अलग जगह पे हम सीख चुके हैं कैपेसिटर और इंडक्टर में।
तो ये हमेशा उसके बराबर होती है। एक इसकी छोटी सी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट वेक्टर, मतलब रोशनी के लिए। तो क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट वेक्टर। इलेक्ट्रिक वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट वेक्टर। मैग्नेटिक वेक्टर किस लिए होता है? मैग्नेटिक वेक्टर सिर्फ इलेक्ट्रिक वेक्टर को जनरेट करने के लिए उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है और उसके वेरिएशन की वजह से इलेक्ट्रिक वेक्टर जनरेट होता है। तो ये आपको याद रखनी है इसकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट ये है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो अनचार्ज्ड होती हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट नहीं की जाती हैं। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर अनचार्ज्ड। और उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए ना तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ना वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट की जाती हैं। सो दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो उनके अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो तो। नेक्स्ट है कि ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उसको हम कैसे निकालेंगे? टोटल एनर्जी ऑफ द वेव डिवाइडेड बाय एरिया इनटू में टाइम, ऐसे हम निकालेंगे। तो ये जो इंटेंसिटी आपने निकालनी है, आप एवरेज एनर्जी निकाल लो, उसको एरिया और टाइम से डिवाइड कर दो, देन यू विल गेट द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, आपने इनको याद रखना है। कोई 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं भाई। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, ये सब क्या हैं? ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया और हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने कुछ नहीं लिखना, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। लेकिन बस क्या है कि अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है या वेवलेंथ की रेंज है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी से उल्टा होता है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की रेंज के हिसाब से उन्होंने क्या किया, अलग अलग जो वेव्स हैं उनका नाम दे दिया और वहाँ से उसने बना दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक्चुअल में क्या है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कुछ इम्पोर्टेंट वेव्स हैं उनको आपने याद रखना है। मैं सिर्फ उनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ लिखूंगा यहाँ पर और उनके एक आध जो इम्पोर्टेंट यूजेज हैं वो लिखूंगा। तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले जैसे रेडियो वेव्स जो होती हैं, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁵ हर्ट्ज से लेके 3 × 10⁹ हर्ट्ज तक होती है। तो फर्स्ट इज रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁵ हर्ट्ज से लेके 3 × 10⁹ हर्ट्ज तक होती है, इतनी होती है रेडियो वेव्स। जो ये रेडियो वेव्स होती हैं ये जैसे हमारे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड होता है रेडियो में,
या FM होता है जिसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड बैंड बोलते हैं। तो और भी उससे अच्छी अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए या हाई फ्रीक्वेंसी जो होती है जो आर्मी वगैरह में यूज़ होती है, दैट इज़ नोन एज अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। तो ये AM, FM, UHF ये सब क्या है, ये रेडियो पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ये सब क्या है, रेडियो वेव्स है ये सब। इनका पर्पज़ क्या है, मैसेज या सिग्नल को ट्रांसफ़र करना, वॉइस मैसेज या वीडियो मैसेज को ट्रांसफ़र करना। नेक्स्ट होती है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स क्या होती है, किसी रडार सिस्टम वगैरह में या एयरक्राफ्ट नेविगेशन में यूज़ होती हैं। ये किसी भी हाई स्पीड ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए काम आती हैं। इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये जो 3 × 10⁹ हर्ट्ज़ है, इससे ज़्यादा होती है और इससे 100 टाइम्स मोर उतनी इसकी रेंज होती है। तो नेक्स्ट माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁹ हर्ट्ज़ से शुरू होकर 3 × 10⁻11 हर्ट्ज़ तक होती है। इसका वर्क क्या है या इसकी एप्लीकेशन आपने जो याद रखनी है, कोई रडार सिस्टम या एयरक्राफ्ट को पकड़ना है, कैच करना है, नेविगेट करना है, उसके लिए ये हो सकती है। ये कुकिंग पर्पज़ के लिए भी, जैसे माइक्रोवेव ओवन जो हमारे घर में होता है उसके लिए भी यूज़ होती हैं। कोई टेनिस बॉल या क्रिकेट बॉल है जो हाई स्पीड पे चलती है, उसको भी जैसे टीवी में हम देखते हैं कि उसकी वेलोसिटी बता देते हैं हम लोग देख के कि ये इतने स्पीड से थी, टेनिस बॉल या क्रिकेट की बॉल, तो उसके ऐसे पर्पज़ में माइक्रोवेव्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट होती है इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स की फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव से भी ज़्यादा होती है और वो कितनी होती है, 3 × 10⁻11, जहाँ पे ये ख़त्म हुई उससे शुरू होके 4 × 10⁻14 हर्ट्ज़ तक। नेक्स्ट इज इंफ्रारेड रेज और वेव्स। तो नेक्स्ट इज इंफ्रारेड वेव्स। इसकी फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻11 से शुरू होकर 4 × 10⁻11 हर्ट्ज़ तक। तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और 4 × 10⁻14 हर्ट्ज़, 4 × 10⁻14 हर्ट्ज़ तक होती है। ये जो है कोई मेडिकल पर्पज़ में यूज़ होती हैं और जैसे कोई सैटेलाइट है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी है तो उसके लिए यूज़ होती हैं। कोई फ्रूट्स हैं उनको डिहाइड्रेटेड, जैसे हम बोलते हैं कि फ्रीज में रखे थे ये फ्रूट्स बिना मौसम के, वहाँ पे इंफ्रारेड यूज़ होती है। इनको हम जैसे कोई फॉग या स्मोक है ऐसी जगह पे फ़ोटोग्राफ लेना है तो हम यहाँ पे इनको यूज़ कर सकते हैं। और कोई सीक्रेट राइटिंग है वो हमने डिटेक्ट करनी है तो इंफ्रारेड यूज़ कर सकते हैं। फिजिकल थेरेपी है, अगर कहीं पे कोई मसल का ट्रीटमेंट करना है तो वहाँ पे हम इंफ्रारेड लाइट्स या इंफ्रारेड वेव्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन है आपने याद रखनी है। कोई सोलर हीटर है या कुकर है उसमें खाना गर्म करना है, इंफ्रारेड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट ये वो लाइट है जहाँ पे हम देख सकते हैं, जो देखने का काम जिस भी लाइट की जिस फ्रीक्वेंसी की वजह से हम करते हैं दैट इज़ नोन एज विजिबल लाइट। तो ये इसकी जो रेंज है 4 × 10⁻14, जहाँ पर ये ख़त्म हुआ इससे 2 गुना ज़्यादा 8 × 10⁻14 तक होती है। तो नेक्स्ट इज विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज़ से लेके 8 × 10⁻14 हर्ट्ज़ तक होती है। तो विजिबल लाइट का क्या काम है, देखने का। जितना भी हम किसी चीज़ को देखने के पर्पज़ से जो लाइट को यूज करते हैं वो सारा काम किसका है, विजिबल लाइट या विजिबल वेव्स का है। ब्यूटीफुल वर्ल्ड जो है हमारे चारों तरफ उसको देखने का, कोई फ़ोटोग्राफ लेना है, कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, सब किसका काम है, विजिबल लाइट का है। नेक्स्ट है अल्ट्रा वायलेट लाइट। अल्ट्रा वायलेट लाइट क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी
जहाँ पर ये ख़त्म होती है 8 × 10⁻14 हर्ट्ज़, वहाँ से लेके 3 × 10⁻17 इतने हर्ट्ज़ तक है। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट, इसकी फ्रीक्वेंसी 8 × 10⁻14 हर्ट्ज़ टू यहाँ से शुरू होके इसकी फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻17 हर्ट्ज़ तक है। तो अल्ट्रा वायलेट जो लाइट है, इसकी हेल्प से हम कोई मिनरल सैंपल है उसको चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी हेल्प से हम कोई मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। इसकी हेल्प से हम बैक्टीरिया या कोई स्टेरिलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। मतलब कहीं पे अगर बैक्टीरिया वगैरह जन्म ले चुका है तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फूड मटेरियल्स जो हैं उनको बचा सकते हैं। लास्ट है एक्स-रेज। एक्स-रेज की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है 3 × 10⁻17 हर्ट्ज़ टू 3 × 10⁻20 हर्ट्ज़। तो एक्स-रेज की फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻17 हर्ट्ज़ टू 3 × 10⁻20 हर्ट्ज़ तक होती है। तो एक्सरेज तो हम मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, आप सबको पता है। कुछ भी काम है, जैसे मेडिकल में किसी कोई सर्जरी करवानी है, हम क्या बोलते हैं, पहले एक्सरेज करवाओ, पता लगे ट्रीटमेंट जहाँ का भी होना है कि क्या प्रॉब्लम है। इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए कहीं पे क्रैक्स, फॉल्ट हैं, कोई होल्स है, उनका पता करना है, या फिर जैसे स्किन की कोई डिजीज़ है, रेडियोथेरेपी करवानी है तो एक्सरेज से होता है। और कहीं पे डिटेक्टिव डिपार्टमेंट्स में कोई चीज़ ढूंढनी है तो भी रेडियोथेरेपी का यूज़ किया जाता है। और इसमें एक लास्ट जो होती है गामा रेज, उसकी फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻18 हर्ट्ज़ टू 5 × 10⁻23 हर्ट्ज़ होती है। इसका ट्रीटमेंट या कैंसर या ट्यूमर का ट्रीटमेंट जो करवाना होता है वहाँ पे गामा रेज का यूज़ होता है। तो बाकी जगह मेडिकल्स में एक्सरेज यूज़ होती हैं, लेकिन अगर कहीं पे कैंसर या ट्यूमर का ट्रीटमेंट है तो वहाँ पे गामा रेज यूज़ होती हैं। तो ये आपको इसकी एक एक दो दो एप्लीकेशन सबकी याद रखनी है और कौन किसके बाद आता है ये ऑर्डर याद रखना है। थैंक यू वेरी मच। आज यहाँ पे इसकी थ्योरी ख़त्म होती है, कल हम इनके न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।